तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अभी तक देखा, वो स्ट्रेंज सोल्जर गंथर को मार देता है, जिसे देखकर सभी के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद हम जीन और आर्मिन को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या उस येलो फ्लेयर का ये मतलब है कि हमने उस इंसान को पकड़ लिया जो उस फीमेल टाइटन में था। और ओडलो नाम का एक सोल्जर आर्मिन को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है, एरन हमें आगे बढ़ते रहना होगा, हम नहीं रुक सकते यहाँ पर। वो स्ट्रेंज सोल्जर लीवाई स्क्वाड का पीछा कर रहा होता है और तभी अचानक से ही उसी फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर से एरन उस फीमेल टाइटन से लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म होने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके बाकी के टीममेट्स उसे ट्रांसफॉर्म होने से मना करते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि फीमेल टाइटन एरन के ही पीछे थी। कहते हैं, एरन तुम यहाँ से जाओ। हाँ एरन, हम पे भरोसा रखो यार, हम देख लेंगे इसे, तुम जाओ यहाँ से। और फिर वो तीनों उस फीमेल टाइटन पर हमला कर देते हैं और उसकी दोनों की दोनों आंखें फोड़ देते हैं। वो फीमेल टाइटन एक पेड़ के सहारे टिक जाती है और अपनी गर्दन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ को अपनी गर्दन पर रख देती है। अब उस फीमेल टाइटन की आंखों को वापस आने में कम से कम 1 मिनट तो लगेगा और अब वो सोचते हैं कि हमें इससे पहले ही इसे खत्म करना होगा। और वो लोग इसकी बाजों को काटने के बारे में सोचते हैं ताकि उसके हाथ उसकी गर्दन से हट जाएं और वो उसकी गर्दन पर हमला करके उसे मार डालें। वो सभी लोग उसके हाथों पर बार बार वार करते हैं और देखते ही देखते उस फीमेल टाइटन के हाथ उसकी गर्दन से हट जाते हैं। वो सभी उसकी गर्दन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये सब देखकर एरन सोचता है, भाई साहब क्या बात है, ये तो बहुत तगड़ी निकली यार इनकी स्क्वाड, तो इनका कोऑर्डिनेशन कितना मस्त है। फिर हम एल्ड को देखते हैं जो कि उस फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो फीमेल टाइटन अपनी एक आंख रिकवर कर लेती है और एल्ड को अपने मुंह में डालकर उसे थूक देती है। ये देखकर पेट्रा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो 30 सेकंड तक नहीं हुए, ये इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो रही है, इसकी आंख आ भी गई इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है। और अब वो फीमेल टाइटन पेट्रा को भी अपने पैर से कुचलकर मार देती है। ये देखकर रोलो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही रोलो उसकी गर्दन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो फीमेल टाइटन अपनी गर्दन को हार्ड बना लेती है किसी स्टील की तरह, जिससे रोलो की ब्लेड्स टूट जाती है और वो फीमेल टाइटन उसे भी एक जोरदार लात मारकर उसे खत्म कर देती है। एरन अपने सभी के सभी साथियों को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ देख रहा था, जिसकी वजह से एरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एरन बहुत ही गुस्से में टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ही तेजी से चिल्लाने लग जाता है, जिसकी साउंड बाकी सभी सोल्जर्स को सुनाई देती है और वो समझ आते हैं कि एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और मिकासा और लीवाई एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। अब एरन और उस फीमेल टाइटन में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। एरन उस पर काफी सारे अटैक्स करता है पर वो फीमेल टाइटन उसके सारे के सारे अटैक से बच जाती है। एरन उस पर एक पंच मारता है और वो पंच खाने के बाद वो फीमेल टाइटन वहाँ से दुम दुबाकर भागने लग जाती है। बस हो गया तेरा, है इतने दम था देर में। पर एरन उसे नहीं छोड़ता और उसे गिराकर उस पर एक पंच मारता है, लेकिन वो फीमेल टाइटन वहाँ से हट जाती है और एरन का ही हाथ डैमेज हो जाता है इसकी वजह से। इस वक्त एरन को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है और सोचता है कि मुझे पहले ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर इसे मार देना चाहिए था, मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी। वो तीनों के तीनों सोल्जर्स मेरी वजह से मारे गए। तभी वो फीमेल टाइटन फिर से उठ जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं बिल्कुल। और अब वो फीमेल टाइटन अपने पैर को हार्ड करके एरन के सिर पर एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से एरन की गर्दन कट जाती है और वो फीमेल टाइटन एरन को खा जाती है। मिकासा उस फीमेल टाइटन को एरन को खाता हुआ देखती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर जाती है और उस पर हमला कर देती है और बहुत सारे अटैक्स कर उसे जमीन पर गिरा देती है। पर एक बार फिर से जब मिकासा उसकी गर्दन पर अटैक करने लगती है तो ये फीमेल टाइटन अपनी गर्दन को फिर से हार्ड कर लेती है, जिसकी वजह से मिकासा की ब्लेड्स भी टूट जाती है। यार इसके पास कोई और अटैक नहीं है, मतलब अपनी गर्दन को हार्ड करती रहती है बस। और वो फीमेल टाइटन मिकासा पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। मिकासा उसका पीछा करती है और तभी लीवाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उस फीमेल टाइटन का पीछा करने लगते हैं। लीवाई उसे कहता है, मिकासा मुझे लगता है एरन मर चुका है, तुमने देखा नहीं उस फीमेल टाइटन ने एरन को कैसे खा लिया था। पर मिकासा को पूरा विश्वास होता है कि एरन अभी भी जिंदा है और वो लीवाई को बताती है, कैप्टन लीवाई अगर उसने एरन को मारना होता तो वो उसे कुचल कर मारती, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसे अपने मुंह में रखा है, एरन अभी भी जिंदा है सर। और मिकासा लीवाई को कहती है, सर एक बात बोलूं, अगर आपने अपना काम ढंग से किया होता ना तो ये सब ना होता। पर कैप्टन लीवाई उसकी इस बात का उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। मिकासा जब तक वो फीमेल टाइटन अपनी स्किन को हार्ड कर सकती है हम उसे नहीं हरा सकते, तुम एक काम करो उसका ध्यान भटकाओ, मैं उस पर हमला करने की कोशिश करता हूँ। और मिकासा उस फीमेल टाइटन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है और लीवाई उस फीमेल टाइटन के पीछे आ रहा होता है। पर तभी वो फीमेल टाइटन अचानक से पीछे मुड़कर लीवाई पर अटैक कर देती है। पर लीवाई बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके हाथ को चीरता हुआ उसकी आंखें फोड़ देता है और उसकी पूरी बॉडी को काटने लगता है। भाई कैप्टन लीवाई मस्त है यार, वो हटता नहीं है और काटता ही रहता है, उस पर बार बार हमले करता रहता है। और फिर वो देखता है कि फीमेल टाइटन का हाथ उसकी गर्दन से हट चुका है और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उसको मारने के लिए। मिकासा उस पर अटैक करने जाती है पर वो फीमेल टाइटन मिकासा को अपने हाथ से मारने ही वाली होती है कि तभी लीवाई वहां कर मिकासा को बचा लेता है। पर इसकी वजह से लीवाई के पैर में मोच आ जाती है, पर फिर भी किसी न किसी तरीके से लीवाई उस टाइटन का मुंह काट कर एरन को उसके मुंह से बाहर निकाल कर वहां से ले जाता है। पर जाते जाते लीवाई नोटिस करता है कि वो फीमेल टाइटन रो रही होती है। इस तरफ हम देखते हैं कि कुछ सर्वे कॉप्स मरे हुए सोल्जर्स की लाशें एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और वापस दीवार की तरफ रिट्रीट करने लगते हैं। पर तभी 2 सोल्जर्स के पीछे एक टाइटन पड़ जाता है। कैप्टन एरविन उन सभी को कहता है कि जल्दी से चलो दीवार में, वो टाइटन्स आ रहे हैं हमारे पीछे, हमें जल्दी करनी होगी। वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आने लगते हैं और एक टाइटन उन सोल्जर्स के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। कैप्टन लीवाई उनको कहता है, सोल्जर्स एक काम करो, इन मरे हुए सोल्जर्स की लाशों को फेंक दो, इसकी वजह से हम काफी स्लो हो रहे हैं। और कैप्टन लीवाई के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वो सोल्जर्स उन मरे हुए सोल्जर्स की लाशों को गिरा देते हैं ताकि उन टाइटन्स का ध्यान उस लाशों पर जाए और वो सभी लोग उन टाइटन्स को पीछे छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद
एरन को होश आता है और वो अपने सामने मिकासा को देखता है और मिकासा से पूछता है, अरे मिकासा, वो फीमेल टाइटन कहाँ पर है? कहाँ पर है वो? मिकासा उसे बताती है, वो भाग निकली एरन, मिशन फेल्ड हो गया। एरन उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मिकासा उसे कहती है, नहीं एरन, कैप्टन लीवाई ने तुम्हें बचाया, वो टाइटन लगभग तुम्हें खा गई थी। अब थोड़ी देर बाद वो सभी के सभी सैनिक वापस दीवार में आ जाते हैं और हमेशा की तरह 100% गए थे और 20% वापस आए और भीड़ में लोग बात कर रहे होते हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, सारे टैक्सेस बर्बाद हमारे, कोई फायदा तो होता नहीं इनका जाने का, कभी मिशन पास करके भी आए ये लोग हैं, फालतू में हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं बस। और भीड़ के अंदर हम 2 बच्चों को देखते हैं जो कि उसी पोजीशन में थे जहां बचपन में एरन और मिकासा खड़े होकर सर्वे कॉप्स को देखा करते थे। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी और वो भी एरन और मिकासा की तरह सोच रहे होते हैं कि ये सर्वे कॉप्स कितने अमेजिंग है यार, अपनी जान पर खेल कर बाहर जाते हैं उन टाइटन से लड़ने। और सभी लोग कमांडर एरविन से पूछ रहे होते हैं कि इस मिशन में कितने सैनिकों की जान जा चुकी है, क्या उनके सैक्रिफाइसेस किसी काम आए या बेकार रहे। लेकिन कैप्टन एरविन उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाते हैं सभी के सभी सोल्जर्स। फिर हम एरन को देखते हैं जो कि रो रहा होता है इतने सारे सैनिकों की जान जाने की वजह से। कमांडर एरविन और बाकी सभी सर्वे कॉप्स को कैपिटल सिटी में बुलाया जाता है। अब इसके बाद हम आर्मिन को देखते हैं जो कि एनी से बात करने के लिए उसके पास जाता है और आर्मिन एनी को समझाता है कि एनी, हमें तुम्हारी जरूरत है, मुझे कहीं से पता चला है कि ये लोग एरन को मारने वाले हैं। ये पूरी की पूरी सर्वे कॉप्स की यूनिट ही पागलों से भरी हुई है, ये एरन की ताकत को नहीं समझते, इसलिए मैंने, मिकासा और जीन ने एक प्लान बनाया है कि हम एरन को यहाँ से दूर ले जाएंगे कहीं पे, यहाँ पर एरन बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ऐसा करने में हमें तुम्हारी जरूरत है। पर एनी उसे कहती है कि भाई तुम इन दीवारों के अंदर मिलिट्री पुलिस से कहाँ बचोगे, वो हर एक कोने में है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ इसमें। आर्मिन उसे कहता है कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए बस, ताकि हम कुछ प्रूफ्स इकट्ठे कर सके कि एरन ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं है, हम एरन को वापस मिलिट्री की कस्टडी में नहीं दे सकते। पर एनी आर्मिन की हेल्प करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर आर्मिन उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो वो एरन को मार देंगे और फिर हम उन टाइटन से कभी नहीं जीत पाएंगे। और एनी उसकी ये बात सुनकर मान जाती है और आर्मिन के साथ जाने से पहले अपने हाथ में एक अंगूठी पहन लेती है। इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और फिर वो निकल जाते हैं वहाँ से। एरन, आर्मिन, मिकासा और एनी साथ होते हैं जो कि बात करते करते जा रहे होते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि एरन की जगह पर जीन वहाँ पर बैठा होता है सर्वे कॉप्स की कस्टडी में। एरन उन्हें कहता है भाई हमें जल्दी जाना होगा, उन्हें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि वो मैं नहीं हूँ। जीन मेरे जैसा थोड़ी दिखता है, वो मेरी तरह हैंडसम थोड़ी है, भाई जल्दी चलो, हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। और फिर वो बात करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ सीढ़ियां होती हैं और नीचे जाते वक्त आर्मिन एरन से कहता है ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है और इससे हम सीधा बाहरी गेट के पास पहुंच जाएंगे एरन। पर तभी वो सब पीछे पलटकर देखते हैं कि एनी उनके साथ आने से मना कर देती है उन्हें। एनी उनके पीछे नहीं आ रही होती। आर्मिन उसे कहता है अरे चलो भी एनी, क्या हुआ तुम्हें, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। एनी उसे कहती है हाँ लगता है मुझे डर, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे चलो भी एनी, मजाक करना बंद करो, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी आओ यार। पर एनी फिर से उन्हें साफ साफ मना कर देती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें जमीन पर कहीं जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर इस अंडरग्राउंड टनल में नहीं जाऊंगी मैं। अब एरन को गुस्सा जाता है और वो चिल्लाकर कहता है अरे चलो भी एनी, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, जल्दी चलो। और गाइस हम देखते हैं कि घर के ऊपर कुछ सोल्जर्स बैठे होते हैं वहीं पर और वो एनी को ही देख रहे होते हैं। और फिर एनी कहती है मुझे बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा जिस तरीके से तुम मुझे देख रहे हो आर्मिन, इससे पता चलता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। आर्मिन एनी से पूछता है एनी मुझे एक बात बताओ, तुम मार्को के 3D ओडियम गियर के साथ क्या कर रही थी? मैं उसके गियर को अच्छे से पहचानता हूँ क्योंकि उसे मैंने ही ठीक करके दिया था उसे। एनी उसे कहती है हाँ वो मुझे कहीं पड़े हुए मिले थे तो मैंने उठा लिए। उन 2 टाइटन्स को भी तुम्ही ने मारा था ना? एनी कहती है हाँ, ये क्या पूछ रहे हो मुझसे, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ। ये सुनकर एनी उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया आर्मिन। आर्मिन उसे कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मुझे बस कंफर्म करना था। तुम्हें एक बात बोलूं, तुम्हें मुझे उस वक्त मार देना चाहिए था जब तुमने मुझे उस फीमेल टाइटन के रूप में घोड़े से गिरा दिया था। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने आर्मिन, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था उसी वक्त। और भाई इस कॉन्वर्सेशन से हमें पता चल ही चुका है कि एनी ही वो फीमेल टाइटन थी, ये सब इसी ने किया था, उन 2 टाइटन्स को भी इसी ने मारा था और उन सभी सोल्जर्स को इसी ने ही मारा था। अब जैसे ही मिकासा को रियलाइज होता है कि ये एनी ही इंपोस्टर है तो अपनी ब्लेड्स को निकाल लेती है एनी को मारने के लिए और उसे कहती है फीमेल टाइटन तेरी ऐसी की तैसी, तुझे शर्म नहीं आती, अपने ही कॉमरेड्स को मार दिया तूने। ये सुनकर एनी जोर जोर से हंसने लगती है। आर्मिन से कहती है तुमने अपनी चाल चल दी आर्मिन, अब मेरी बारी है। और ऐसा बोलकर एनी अपने हाथ को काटने लगती है फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। पर तभी आर्मिन फ्लेयर गन फायर कर देता है और वो सोल्जर्स जो उन घरों के ऊपर बैठे हुए थे पहले, वो सभी के सभी एनी की तरफ बढ़ते हैं उसे पकड़ने के लिए, इससे पहले कि वो फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। लेकिन तभी एनी अपने अंगूठे से एक नुकीला कांटा सा निकालती है। मिकासा उसे देख लेती है और वो एनी और आर्मिन को लेकर वहां से भागने लगती है उससे दूर। और फिर एनी अपने अंगूठे को उस कांटे से काट लेती है और फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी गिरती है वहां पर और वो रोशनी सभी के सभी सोल्जर्स को नजर आती है काफी दूर से भी। अब इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर अरविंद और बाकी
बाकी सभी सोल्जर्स एरन और कैप्टन लीवाई को बताते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि असली कल्प्रिट कौन है। सभी सोल्जर्स इसे ध्यान से सुनो। जिस दिन हम कैपिटल के पास जा रहे होंगे उन टाइटन से फाइट करने के आने के बाद, तब हमारे पास इकलौता चांस होगा उस फीमेल टाइटन को पकड़ने का। इसलिए हम एरन को एक बेट की तरह यूज करेंगे और इस इम्पोस्टर को इस बेसमेंट में ले जाएंगे। जितना ज्यादा अंदर ले जाओगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उस बेसमेंट के अंदर वो अपनी टाइटन फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन अगर वो बेसमेंट में आने से पहले ट्रांसफॉर्म हो गई तो एरन को उसे संभालना होगा। एरन कहता है ठीक है सर, मैं ये करूंगा, लेकिन क्या आप श्योर हैं? कमांडर एरविन उसे बताता है बिल्कुल, दरअसल वो हमारे मिलिट्री के अंदर ही है, यहाँ तक कि आर्मिन ने उसका पता भी लगा लिया है। मिलिट्री में क्या, वो तुम्हारे साथ की यूनिट में ही है और उसका नाम है एनी। और तभी हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और इस तरफ आर्मिन, एरन और मिकासा उससे बचते हुए बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं। एनी अपना हाथ उस बेसमेंट के अंदर घुसाती है उन्हें पकड़ने के लिए, पर वो सभी लोग बचकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आर्मिन मिकासा और एरन को बताता है गाइस, उसे हमारा प्लान पहले से पता था, वो इसके लिए पहले से तैयार थी, इसीलिए तो वो बेसमेंट के अंदर नहीं आई। मिकासा उसे कहती है आर्मिन, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, अब ये सोचो कि हमें करना क्या है, अब हम कैसे बचेंगे इससे, कि फिलहाल हमें थर्ड स्क्वाड से मिलना होगा और उसके बाद हम अपना प्लान भी शुरू करेंगे। और हाँ एरन, तुम्हें टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर उस फीमेल टाइटन से लड़ना होगा। और थोड़ी देर तक चलते चलते उन्हें अपने सामने वही थर्ड स्क्वाड वाले मिलते हैं, पर एनी अपना पैर बेसमेंट में घुसाकर उन्हें मार डालती है और वो वहाँ से भागकर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए भाई, इसने तो उस स्क्वाड को मार दिया यार, हम तो अपना ओडियम गियर भी यूज नहीं कर सकते, हम आसानी से उसकी नजरों में आ जाएंगे। और तभी एनी बेसमेंट के अंदर एक और छेद कर देती है। आर्मिन उन्हें कहता है भाई जल्दी करना होगा हमें सब कुछ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी मारे जाएंगे। एरन बोलता है मुझे पता है कि क्या करना है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर एरन अपने हाथ को काट लेता है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि एरन फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और सोचता है यार फिर से नहीं यार। एरन बार बार ट्राई करता रहता है, पर आर्मिन उसे कहता है कि एरन अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो यार, तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव ना हो। पर एरन हटता नहीं है और वो अपने हाथ को बार बार काट रहा होता है, लेकिन वो फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। मिकासा उसे कहती है एरन सच बताओ, तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा कि वो फीमेल टाइटन एनी ही है? जरा याद करो उसने किया क्या है, वो एक क्रिमिनल है और हमारे 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार चुकी है वो। एरन उसे कहता है चुप हो जाओ तुम, मैं कर रहा हूँ कोशिश। फिर हम फ्लैशबैक का एक और सीन देखते हैं और एरन आर्मिन से पूछता है आर्मिन एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फीमेल टाइटन एनी ही है? आर्मिन उसे बताता है एरन जब मैं उस फीमेल टाइटन के पास था और मैंने उसे रेकलेस इडियट करके बुलाया था तब उसने रिएक्ट किया था, और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो एनी ही तुम्हें रेकलेस इडियट करके बुलाती है, तो वहाँ से मुझे शक पड़ी थी। और उन 2 टाइटन्स को एनी नहीं मारा था। जिस वक्त हम सबकी तलाशी ली गई थी उस वक्त एनी के पास उसके 3D गियर मूवमेंट्स नहीं थे बल्कि मार्को के थे। तभी एरन शॉक्ड रह जाता है और एरन को फिर भी यकीन नहीं होता कि वो फीमेल टाइटन एनी ही है। लिवाई आर्मिन से पूछता है अच्छा तो आर्मिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? क्योंकि तुम्हारे पास बस एक थ्योरी है और थ्योरीज कोर्ट में नहीं चलती, हम बिना किसी सबूत के उसके पीछे ऐसे ही चले जाएं। पर आर्मिन कैप्टन लिवाई से कहता है सर अगर मैं गलत निकला ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा, आप प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। और एरन हमें तुम्हारा कुछ ना कुछ करना होगा वरना सेंट्रल कमांड के सोल्जर्स तुम्हें मार डालेंगे। और हाँ तुमने तो उस फीमेल टाइटन के साथ लड़ाई भी की थी ना, तो क्या तुमने ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं देखी जो एनी यूज करती हो? और एरन को फीमेल टाइटन की मारी हुई वो लात याद आती है जो कि बिल्कुल एनी के स्टाइल की होती है। और इसी के साथ हम लोग उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और मिकासा एरन से कहती है एरन तुम्हें उससे फाइट करनी होगी, तुम जानते हो कि वो ही कल्प्रिट है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें अपने ऑब्जेक्टिव से भटका रही हैं। अब आर्मिन कहते हैं कि हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे, मैं सामने की डायरेक्शन से जाऊंगा और मिकासा तुम पीछे की डायरेक्शन से जाओ, और वो फीमेल टाइटन हम दोनों में से किसी एक के पीछे आएगी और एरन तुम सही मौका देखकर उस फीमेल टाइटन की ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाना। और अब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस पे जाने लगते हैं और देखते ही देखते एनी उसी जगह पर छेद कर देती है जहाँ एरन बैठा होता है और एरन मलबे के नीचे दब जाता है। आर्मिन ये देख लेता है और मिकासा एनी पर अटैक कर देती है। एनी उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है पर मिकासा उसका हाथ काटते हुए उसकी पकड़ से निकल जाती है। अब आर्मिन एरन के पास आता है और उसके ऊपर गिरे हुए पत्थरों को हटाने लगता है और भाई हम देखते हैं कि एरन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और अब एनी भी मिकासा को गिरा देती है और वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ कमांडर एरविन और लीवाई मिलिट्री पुलिस वालों को कहते हैं सभी के सभी तैयार हो जाओ, वो फीमेल टाइटन घुस चुकी है वॉल सीना के अंदर, सभी सोल्जर्स मेरे साथ आओ। उस फीमेल टाइटन को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो फीमेल टाइटन एक एक करके उन सभी को मार रही होती है और मिकासा फिर से वहाँ आकर एनी का एक पैर काट देती है और आर्मिन एरन को अभी भी उन पत्थरों से निकालने की कोशिश कर रहा होता है बाहर। तभी जीन भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है अबे ये क्या, ये अभी तक टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ? आर्मिन जीन को बताता है कि पता नहीं यार कुछ बात है जो इसे ना रोक रही है एनी से फाइट करने के लिए, तुम जल्दी आओ यार मेरी मदद करो, क्या कर रहे हो वहाँ पे? अब जीन कोशिश करता है एरन को उठाने की और उससे कहता है अबे ओ एरन जल्दी उठ, हमारी जिंदगी दांव पर लगी है यहाँ पे, तेरा मिशन था ना टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने का, तो जल्दी उठ यार हमारी मदद कर। और जीन को देखकर एरन अपनी आंखें खोलने ही लगता है कि एक पत्थर उनकी तरफ आने लगता है। जीन सोचता है कि यार पहले तो इस फीमेल टाइटन का हमें कुछ करना पड़ेगा और जीन उस फीमेल टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। आर्मिन एरन को समझाता है एरन तुम्हें उठना होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा यार, हमें मॉन्स्टर बनना पड़ेगा उसको मारने के लिए, अपनी फीलिंग्स को साइड रख के उसे मारना होगा तुम्हें। और ये कहकर आर्मिन भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम फिर से उस फीमेल टाइटन को देखते हैं जो कि उन सोल्जर्स के साथ लड़ रही होती है और तभी आर्मिन उसके पास आकर उसे कहता है एनी क्या तुम अभी भी मुझे नहीं मारना चाहोगी? मैंने तुम्हारा भांडा फोड़ा है, आओ मुझ पर हमला करो। और तभी जीन मौका देखकर उस फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक करने लगता है पर यार ये एनी फिर से अपनी हाथ की स्किन को हार्ड कर लेती है और जीन की ब्लेड्स टूट जाती हैं। पता नहीं कितनी बार कर चुकी है ये, सेम ही अटैक करती रहती है। जीन आर्मिन से कहता है आर्मिन मेरे पीछे आओ। आर्मिन उसके पीछे आने और एनी भी उसका पीछा करने लगती है उसे मारने के लिए। फिर हम हांजी को देखते हैं और हांजी उस फीमेल टाइटन को पकड़ने के लिए
उस पर हथियार चला देती है और उसे एक जाल में पकड़ लेती है। और हाँ जी, एनी के पास जाकर कहती है, एक अच्छी बच्ची की तरह यहीं पर रहो, हिलने की कोशिश मत करना। यहाँ आसपास तो कोई टाइटन भी नहीं है, तो चिल्लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना तुम। पर भाई तभी हम देखते हैं कि एनी खुद को उस जाल से छुड़ा देती है बहुत ही आसानी से और वहाँ से भागने लगती है। इस तरफ हम एरन को देखते हैं जो कि आर्मिन की कही हुई बातों को सोच रहा होता है और फिर वो अपने मरे हुए साथियों के बारे में सोचता है जो उस फीमेल टाइटन ने मार दिए थे और अपनी मॉम के बारे में भी, जिसकी वजह से एरन गुस्से से भर जाता है और कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, मैं इन सभी टाइटन्स को मार डालूंगा। और ये बोलकर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सभी के सभी सोल्जर समझ जाते हैं कि एरन ट्रांसफॉर्म हो चुका है टाइटन में। एनी भी उसे देख लेती है और फिर एरन तेजी से भागते हुए एनी के पास आने लगता है और एनी को एक जोरदार पंच मारता है और एनी एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है और एरन फिर से एनी की तरफ आने लगता है। अब एनी दीवार की तरफ भागने लगती है और एरन भी उसके पीछे पीछे जाता है। और हाँ जी, एरन को देखते हुए बोलती है, अरे वाह, लगता है इस बार हमारा लड़का कंट्रोल में है। और एनी भागते भागते एक जगह पर आकर रुक जाती है जहाँ आसपास ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती है और अब वो दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वो दोनों एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट का स्टांस ले लेते हैं। और फिर एरन एनी पर अटैक कर देता है पर एनी अपने हाथ को हार्ड करके उसके अटैक को रोक देती है और एरन को एक लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उसकी लात पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। और इस तरफ एक सोल्जर हाँ जी से कह रहा है कि हमने अगर इस फीमेल टाइटन को पकड़ भी लिया तो इस तरह से तो ये पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, ये तो खत्म कर देंगे भाई सब कुछ। तो हाँ जी उसे कहती है, देख भाई, जो होना है वो तो होके रहेगा, ये कमांडर एरविन का प्लान है तो उन्हीं को पता होगा, बस तुम इस फीमेल टाइटन को पकड़ने की तैयारी करो। और उन दोनों टाइटन्स की खबर सभी के सभी सोल्जर्स के पास पहुंच जाती है। अब इस तरफ हम दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। एरन एनी पर एक अटैक करने के लिए जाता है लेकिन एनी एरन का पैर तोड़ देती है पर एरन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। एनी एरन की एक जोरदार लात मारने की कोशिश करती है लेकिन एरन उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है पर एनी एरन के सर पर बार बार हमला करके उसकी हालत खराब कर देती है बहुत ज्यादा और वहाँ से भागने लगती है। एरन अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं उन सभी टाइटन्स को मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और भाई हम देखते हैं कि एरन एकदम खतरनाक रूप में आ जाता है अपने। एरन की बॉडी से फ्लेम्स टाइप कुछ निकल रहा होता है और वो भाग कर जाता है एनी के पास और एनी को पीछे से पकड़ लेता है। एनी भागने की कोशिश करती है लेकिन एनी चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन एरन उसका मुंह पकड़ लेता है और एनी एरन को दूर फेंक कर दीवार पर चढ़ने लगती है लेकिन एरन उसे रोकने के लिए उसके पैरों के सहारे लटक जाता है। पर अफसोस एनी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है लेकिन एरन एनी का एक पैर उखाड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। एनी अभी भी दीवार के ऊपर ही चढ़ रही होती है। वो सभी के सभी सोल्जर्स ये देखकर सोच रहे होते हैं कि हम इसे भागने नहीं दे सकते, हमें इसे जिंदा पकड़ना होगा। और तभी मिकासा उसकी दोनों के दोनों हाथों की उंगलियों को काट देती है और उसे नीचे गिरा देती है। और एरन एनी के पास आकर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसकी मुंडी को अलग कर देता है उसकी बॉडी से। और अब एरन एनी को खाने लगता है और वो सभी के सभी लोग ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और उसे उसके अंदर एनी की बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर एरन रुक जाता है और तभी उसके अंदर से एक रोशनी निकलने लगती है। और तभी आर्मिन सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये रोशनी किस चीज की है। एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि एनी एक क्रिस्टल में कवर हो रही होती है धीरे धीरे। पर तभी कैप्टन लीवाई वहाँ सही टाइम पर आकर एरन को उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। एरन को होश आता है और वो एनी के बारे में पूछता है मिकासा से। और जीन उसी क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिसके अंदर एनी होती है पर वो क्रिस्टल नहीं टूटता। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू ही टूट जाता है। जीन एनी को कहता है, बाहर आओ एनी, छुपने से कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो कल हम तुम्हें निकाल लेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमें ही धोखा दिया। पर कैप्टन लीवाई वहाँ आकर जीन को संभालता है और हाँ जी उन सोल्जर्स को लाइट लेके आने को कहती है ताकि वो एनी को अंडरग्राउंड लेकर जा सके। फिर हम देखते हैं कि कमांडर एरविन से डिस्ट्रिक्ट का चीफ पूछताछ कर रहा होता है कि भाई अगर तुम्हें पता था कि वो फीमेल टाइटन कौन थी तो तुमने मिलिट्री वालों की हेल्प क्यों नहीं ली, इन सर्वे कॉप्स वालों के साथ ही क्यों उसको पकड़ने चले गए तुम। पर कैप्टन एरविन उसे बताता है कि सर हमने सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स की हेल्प ली थी जिसके बारे में हम श्योर थे पूरी तरह से कि वो उस फीमेल टाइटन के साथ ही नहीं थे। पर फिर भी वो उस चीफ से माफी मांगता है। चीफ कहता है कि चलो ठीक है भाई, जो भी तुमने किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ, पर एनी जो कुछ भी जानती है मुझे सब कुछ जानना है अपनी रिपोर्ट में, ठीक है ना। और एरविन मान जाता है इस बात के लिए। इस तरफ हम एरन और मिकासा को देखते हैं। एरन मिकासा से पूछता है कि क्या उसको होश आया, पर पीछे से जीन कहता है नहीं एरन, उसे अभी तक होश नहीं आया, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या मिला हमें, कुछ नहीं। इसके बाद एक सोल्जर जीन और आर्मिन को इंटेरोगेशन के लिए बुलाता है और हम एरविन को देखते हैं जो कि उस चीफ को जवाब देते हुए कहता है, सर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं उन टाइटन्स के बारे में, हमें पहले नहीं पता था कि नॉर्मल इंसान भी टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि एरन और अब ये एनी भी टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हुई है, तो अब हमें अपने दुश्मनों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो पता चल चुकी है, हम उन सभी को हरा सकते हैं सर। और हम देखते हैं कि वो चीफ एनी की कस्टडी भी सेंट्रल सर्वे कॉर्प्स को दे देता है जिसे अंडरग्राउंड रखा जाता है उसी क्रिस्टल के अंदर। फिर हम उसी दीवार को देखते हैं जिससे चढ़कर एनी भागने की कोशिश कर रही थी और उस दीवार के अंदर होता है ये, हमें एक कोलोसल टाइटन का फेस दिखाई देता है जिसका मतलब है इन वॉल्स के अंदर टाइटन्स को कैद किया हुआ है। हाँ जी, और बाकी के सोल्जर्स उस टाइटन को दीवार के अंदर देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी यहाँ चर्च ऑफ द वॉल का लीडर पास्टर निक आता है और उस टाइटन के मुंह को ढकने के लिए बोलता है जिससे उस तक सनलाइट ना पहुंच पाए। हाँ जी, समझ आती है कि उस वॉल के अंदर सिर्फ एक टाइटन नहीं है बल्कि वो पूरी की पूरी वॉल ही टाइटन से भरी हुई है। और दूसरी तरफ एक मैसेंजर वहाँ पर आता है जो कि आर्विन को ढूंढ रहा होता है और वो उसे कहता है कि वर्ल्ड रोज के अंदर भी टाइटन्स आ चुके हैं। इसके बाद हम 12 घंटे पहले के सीन को देखते हैं। फिर साशा अपना सर टेबल पर रख देती है और तभी अचानक से खड़ी होकर कहती है, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, कोई हमारी तरफ आ रहा है। पर राइनर को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कह रही है, कौन आ रहा है भाई, क्या हो गया तुम्हें, टाइटन्स तो नहीं आगे फिर से। ये तो तभी हो सकता है जब वर्ल्ड रोज टूट गई हो। और तभी हम माइक को देखते हैं जो कि दूसरे सोल्जर को कहता है, जल्दी से सभी लोगों को चेतावनी दे दो, बहुत सारे टाइटन्स आ रहे हैं हमारी तरफ, वर्ल्ड रोज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तभी एक सोल्जर साशा को
कॉनी और राइनर के पास आकर उन सभी सोल्जर के पास आकर कहती है कि जल्दी से यहाँ से चलो, बहुत सारे टाइटन्स आ रहे हैं, अपने गियर पहनने की कोशिश मत करना, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी से अपने घोड़े लेकर निकलो यहाँ से। और ये बात सभी सोल्जर्स को बताओ। कॉनी और साशा उन टाइटन्स को देखकर हैरान रह जाते और इस तरफ माइक उन टाइटन्स को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है और वह सभी के सभी सोल्जर्स अपने अपने घोड़ों पर वहाँ से निकल जाते हैं। और माइक बोलता है हम लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और आसपास के सभी लोगों को टाइटन्स के आने की इंफॉर्मेशन देंगे, यही हमारा मकसद होगा। और सुनो, कोई भी उन टाइटन से नहीं लड़ेगा। अब इसके बाद हम एरिन और मिकासा को देखते हैं और तभी आर्मिन वहाँ आकर उन दोनों को बताता है एरिन, वॉलरोस टूट चुकी है, सभी के सभी टाइटन्स अंदर आ रहे हैं। और ये सुनकर एरिन हैरान रह जाता है और अब माइक को देखते हैं जो कि 9 में से 5 टाइटन्स को मार चुका होता है और फिर वो वापस बाकी सैनिकों के पास पहुंचने की सोचता है क्योंकि उसने काफी देर तक उन टाइटन्स को रोक के रखा होता है। वो अपने घोड़े को बुलाने की कोशिश करता है पर तभी माइक की नजर एक बहुत ही खतरनाक से टाइटन पर जाती है जो कि 17 मीटर्स का होता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इस टाइटन का नाम है बीस्ट टाइटन। इस टाइटन की स्किन पर बहुत सारे बाल होते हैं पर वो माइक की तरफ नहीं आ रहा होता, वो सीधा जा रहा होता है। तभी माइक का घोड़ा माइक की तरफ आने लगता है पर वह बीस्ट टाइटन उसके घोड़े को पकड़ लेता है और माइक उस बीस्ट टाइटन को चिल्लाते हुए कहता है अबे ओ छोड़ मेरे घोड़े को। उस बीस्ट टाइटन को गुस्सा आ जाता है और वो बीस्ट टाइटन घोड़े को फेंक कर मारता है माइक के ऊपर, जिसकी वजह से माइक नीचे गिर जाता है और उसे एक छोटा टाइटन पकड़ लेता है और उसकी टांग को खाने लगता है। तभी वहाँ बीस्ट टाइटन आ जाता है और वो उस छोटे टाइटन को उसकी टांग को खाने से मना करता है पर वो टाइटन नहीं रुकता और उसे खाने लगता है। तो बीस्ट टाइटन उस टाइटन से कहता है मैंने तुम्हें रुकने को कहा था और वो उस छोटे टाइटन को मार देता है। और फिर वो माइक से पूछता है अरे ये तुम्हारी कमर पर क्या है। दरअसल ये बीस्ट टाइटन उसके 3D मूवमेंट गियर की बात कर रहा होता है और माइक उस बीस्ट टाइटन को देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा टाइटन था जो कि बात कर रहा था, वो भी नॉर्मल इंसानों की भाषा में। बीस्ट टाइटन उसे कहता है अरे तुम तो काफी ज्यादा हैरान दिख रहे हो, मुझे तो लगा था हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो, डर से तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है। और वो बीस्ट टाइटन माइक का 3D मूवमेंट गियर लेकर वहाँ से जाने लगता है पर माइक अपनी तलवार उठा लेता है और जोर से उस टाइटन को पुकारता है और ये सुनकर वो बीस्ट टाइटन बाकी टाइटन्स को माइक को खाने की परमिशन दे देता है और वो सभी के सभी टाइटन्स माइक को खाने लगते हैं। इसके बाद हम साशा को देखते हैं जो अपने विलेज में पहुंच चुकी होती है। उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसकी मदर को एक टाइटन खा रहा होता है। साशा उस टाइटन पर अटैक करके उसे मार देती है और उस लड़की की जान बचा लेती है। और उसके बाद उसे उस विलेज के कुछ लोग मिलते हैं जिनमें उसके फादर भी होते हैं। इसके बाद कॉनी भी अपने विलेज में पहुंच जाता है और उसके साथ राइनर और ब्रेथ होल्ड भी थे, लेकिन कॉनी देखता है कि उसके विलेज को टाइटन से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और सभी के सभी लोग मारे गए थे। पर यहाँ पे एक अजीब बात ये थी कि इन्हें यहाँ पर कोई भी ब्लड या बॉडी वगैरह नहीं मिली। विलेज एकदम साफ थी और तो और एक टाइटन अभी भी वहाँ पर था, लेकिन उसके हाथ पैर इतने छोटे थे कि वो चल फिर नहीं पा रहा था, बस उसकी बॉडी ही बहुत बड़ी थी। तो फिर ये टाइटन यहाँ पे आया कैसे? और कोनी उस टाइटन को देखकर सोचता है कि ये टाइटन यहाँ पे आया कैसे, क्योंकि इसके हाथ पैर तो बहुत छोटे हैं, ये चल फिर तो नहीं सकता। और सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी कॉनी को पीछे से आवाज आती है उस टाइटन से। वो टाइटन बोलता है तुम्हारा स्वागत है। ये कहते सुनता है कोनी उस टाइटन को, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कोनी को यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये टाइटन बोल कैसे रहा है। अब कॉनी की स्क्वाड वॉलरोस की जांच करने लगती है, ये पता करने के लिए कि वो छेद कहाँ से था जहाँ से ये सभी के सभी टाइटन्स वहाँ पर आ रहे थे। और थोड़ी देर बाद उन्हें सामने से एक और स्क्वाड मिलती है जिन्हें भी किसी भी दीवार में कोई भी छेद वगैरह नहीं मिला था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये टाइटन्स अंदर आए कैसे। अब इसके बाद ये पास के ही एक कैसल में एक रात के लिए रुकने जाते हैं वहाँ पर और ये सोच रहे होते हैं सब लोग कि अगर वॉलरोस में कोई छेद वगैरह तो है नहीं तो ये टाइटन्स अंदर कैसे आ सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। वो लोग उस कैसल में होते हैं कि तभी बहुत सारे टाइटन्स उन्हें घेर लेते हैं और ये सभी के सभी टाइटन्स उस बीस्ट टाइटन के ऑर्डर पर वहाँ पर आए थे। और वो बीस्ट टाइटन एक दीवार पर चढ़कर ये सब तमाशा देख रहा होता है दूर से। इधर एरन की स्क्वाड भी वॉलरोस की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ जी, समझ आती है कि वो तीनों की तीनों वॉल्स है जो वॉलरोस, सीना और मारिया, ये टाइटन्स की हार्डनिंग स्किन वाली जो एबिलिटी होती है उनकी, उसके एलिमेंट का यूज करके बनाई गई होगी। जैसे एनी ने अपने आप को क्रिस्टल में बदल लिया था, बिल्कुल वैसे ही। और अगर एरन भी ये करना सीख जाए, अपनी स्किन को हार्ड करना, तो वो वॉल मारिया का वो छेद सील कर सकता है और फिर वो एरन के घर में जाकर उसके बेसमेंट का सीक्रेट जान सकते हैं। एरन को पूरा यकीन था कि उसके घर के बेसमेंट में उसे सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे इन टाइटन्स के रिगार्डिंग। और इधर वो पास्टर उन लोगों को बताता है कि क्रिस्टा को वॉलरोस के बारे में सब कुछ मालूम है, जो कि इस वक्त कैसल के अंदर फंसी हुई है बाकी के लोगों के साथ। और वो सभी के सभी लोग क्रिस्टा की तरफ निकल पड़ते हैं कि उसे क्या पता है वॉलरोस के बारे में ये जानने के लिए। पर उस कैसल के आसपास बहुत सारे टाइटन्स वहाँ पर होते हैं और उनमें से एक टाइटन कैसल के अंदर आने लगता है, जिसे राइनर और ब्रेथहोल्ट मिलकर रोकते हैं। और तभी एक दूसरा टाइटन कॉनी को वहाँ पर पीछे से आकर खाने लगता है, लेकिन राइनर टाइम पर कॉनी को बचा लेता है, पर वो टाइटन उसका हाथ काट लेता है और किसी न किसी तरीके से वो उस टाइटन से छुटकारा पाकर डोर को सील कर देते हैं। कॉनी राइनर से थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। और बाहर की तरफ वो सभी सोल्जर्स उनसे फाइट कर रहे होते हैं। वो बीस्ट टाइटन कुछ और टाइटन्स को बुलाता है उस कैसल पे हमला करने के लिए और वो सभी के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं उन टाइटन्स के द्वारा। और वो बीस्ट टाइटन बोर होकर वहाँ से चला जाता है। और तभी क्रिस्टा को एक वादा याद आता है जो उसने ईमेर से किया था, और ये प्रॉमिस था कि जिस दिन ईमेर अपना सीक्रेट रिवील कर देगी उस दिन क्रिस्टा को भी अपना वो रियल नेम रिवील करना होगा। भाई कितने सीक्रेट्स हैं इन दोनों के। और अब ईमेर देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे टाइटन्स ने घेर लिया है, तो अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही सुबह होती है, ईमेर एक चाकू लेकर नीचे को जाती है उन टाइटन्स के ऊपर और अपना हाथ काट कर एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ईमेर भी एक टाइटन शिफ्टर होती है और वह सभी के सभी टाइटन्स को एक एक कर मारने लगती है। राइनर भी उसे पहचान जाता है और ईमेर उन टाइटन से फाइट करने के बाद उन सभी लोगों को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेती है क्योंकि वो कैसल गिरने वाला था। और
ऐसा करके ईमिर सभी को बचा लेती है, लेकिन तभी कुछ और टाइटन्स वहाँ आ जाते हैं और वो ईमिर को खाने लगते हैं। पर तभी वहाँ बाकी के सोल्जर्स आकर उसे बचा लेते हैं और वो सभी के सभी टाइटन्स को मार देते हैं। क्रिस्टा ईमिर को अपना रियल नेम बता देती है, जो कि था हिस्टोरिया रीज। अब वो सभी के सभी सोल्जर्स वॉल के ऊपर जाते हैं, जहाँ ब्रेथोल्ड राइनर को याद दिलाता है कि अब समय आ चुका है होम टाउन वापस जाने का। और तभी हानस वहाँ पर आ जाता है और वो भी उन सभी को बताता है कि वॉल रोज के अंदर कोई भी होल नहीं है भाई, मैंने सब कुछ देख लिया पर मुझे कोई होल नहीं मिला। और भाई इसके बाद हमें पता चलता है कि ये राइनर एरन को बताता है कि वो ही आर्मर्ड टाइटन है और ये ब्रेथोल्ड कोलोसल टाइटन है। एरन को ये सुनकर यकीन नहीं आता और राइनर उसे बताता है कि पहले वो ऐसा सोचता था कि उसे ह्यूमैनिटी को मिटा देना चाहिए, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। अगर एरन उनके साथ उनके होम टाउन चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के सभी सोल्जर्स को पहले ही इन दोनों पर शक हो गया था और हांजी को पता चलता है कि ब्रेथोल्ड और राइनर दूसरे एरिया से आए हैं, जहाँ से एनी आई है। आर्मिन को भी याद आता है कि कैसे राइनर उस फीमेल टाइटन से बच गया था जो कि एनी थी, और जैसे ही राइनर एरन को लेकर वहाँ से भागने लगा था तो एनी दूसरी डायरेक्शन में भागने लग गई थी। पक्का इस राइनर ने ही उस फीमेल टाइटन को एरन की लोकेशन बताई होगी। और हांजी सभी को नॉर्मल एक्ट करने के लिए कहती है जब तक वो उन दोनों को अंडरग्राउंड ना ले आए, ताकि वो लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। प्रेजेंट में सब लोग ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन अब तो राइनर ने खुद ही बता दिया था एरन को कि वो आर्मर टाइटन है और एरन उनके साथ जाने से मना कर देता है। और तभी मिकासा वहाँ पर आकर उन दोनों पर अटैक कर देती है। इन दोनों को लगा था कि ये एरन को अगर अकेले में बताएंगे कि वो कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन है तो एरन इनकी बात मान जाएगा, पर भाई ऐसा नहीं हुआ। मिकासा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये दोनों के दोनों कोलोसल और आर्मर टाइटन थे। कोलोसल टाइटन ईमिर को अपने मुंह में डाल लेता है और वो आर्मर टाइटन मतलब कि राइनर एरन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और वो दोनों के दोनों फाइट करने लगते हैं। और इधर बाकी के सोल्जर्स उस कोलोसल टाइटन पर अटैक करते हैं और साइज में काफी बड़ा होने के कारण कोलोसल टाइटन काफी ज्यादा स्लो था, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स को छू भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग उसकी गर्दन पर वार करके उसे मारने जाते हैं, तभी कोलोसल काफी ज्यादा स्टीम अपने बॉडी से फेंकने लगता है बाहर। और इस तरफ एरन राइनर पर भारी पड़ रहा था और तभी एरन को अपनी ट्रेनिंग याद आती है और वो राइनर को जमीन पर गिरा के सबमिशन लॉक नाम की एक टेक्निक को यूज करता है, जिससे उसका आर्मर टूटने लगता है। और तो और एरन उसका एक हाथ भी उखाड़ देता है और अब एरन राइनर का सिर उखाड़ने की कोशिश करता है। राइनर एरन को कोलोसल के ठीक नीचे लेकर आता है और जोर से चिल्लाता है। ये एक सिग्नल था उस कोलोसल टाइटन के लिए। और हम देखते हैं कि ब्रेथोल्ड अपनी बॉडी उन दोनों के ऊपर गिरा देता है और इस सीरीज का 4th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो गाइस प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ठीक है गाइस, और हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।